स्टार्ट करो। चलो अभी लास्ट क्लास में मेरा चल रहा था, टर्मिनोलॉजी चल रही थी, टर्म्स चल रही थी मेरी। मैंने कहा था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको आगे काम आएंगी सभी। और अभी तक आपने देखा होगा भाई, जितने भी लेक्चर इरिगेशन के हुए हैं अभी तक टर्म्स ही चल रही हैं जो पूरी इरिगेशन में आगे आपको यूज़ होती रहेंगी। जैसे अब इसमें नई टर्म्स आ गई मेरी, ग्रॉस कमांड एरिया पढ़ लिया था हमने। ग्रॉस कमांड एरिया भाई ये कौन सा एरिया होता है जिसके अंदर इरिगेट और कल्टिवेटेड और नॉन कल्टिवेटेड एरिया पूरा आ जाता है, बताया था ना आपको। और उसके कल्टिवेबल कमांड एरिया कौन सा होता है जिस पे आपने एक्चुअल में कल्टिवेशन की है, उसको क्या बोलते हैं, सीसीए बोल देते हैं। एक्चुअल में अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो मैंने आपको ये बोला था जो ग्रोस कमांड एरिया है अगर आपको गिवन है उसका 80% ले लेते हैं, क्या, सीसीए। तो आपको ये सारी कहानी बताई थी, लास्ट में बताई थी। चलो हाँ, नोट में लिखवा देते 80% के लिए। चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, अगेन इंपॉर्टेंट, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल देखो, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, द एंटायर कल्टिवेटेड पोर्शन ऑफ, entire cultivated, the entire cultivated portion of culturable command area, is not desired, desired to be irrigated at one time, to be irrigated at one time, to be irrigated at one time, to avoid the intensive irrigation, to avoid the intensive irrigation, to avoid the intensive irrigation or particular area, or particular area. Next point, as it may cause harmful effect, as it may affect harmful as it may affect harmful effects like waterlogging, harmful effects like waterlogging। उसके बाद है waterlogging, salinity, dampness, salinity and dampness। dampness में भी कोई लिख सकते हो, which promote waterborne disease, which promote waterborne disease, waterborne disease are required high demand of water and required, हाँ, and this is यहाँ तक, and required high demand of water। भाई मतलब समझाता हूँ उसको प्यार से, बिल्कुल काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। हो गया इतना। ड्यू टू दिस रीज़न very small percentage of CCA is to be irrigated, CCA is to be irrigated, very small percentage of CCA to be irrigated।
एग्जाम्पल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, IOI लिख दूँ, आप पूरा लिख लोगे? इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर खारिफ क्रॉप, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर राबी क्रॉप, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ऑफ राबी क्रॉप इज़ 35%। ये एग्जांपल लिया मैंने, अब इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे किया मैंने। 30%, ये एग्जांपल ले लिया, दिस इज द एग्जांपल। हेंस इन अबव केस, लिख लिया इतना, हेंस इन अबव केस टोटल इरिगेशन इज 30 + 35 कितना हो गया? 65%। टोटल इरिगेशन इज 65%। The annual intensity of irrigation, is usually found to be, annual intensity of irrigation is usually found to be 40 to 60%, 40 to 60%, but is desired up to 100 to 180%, 100 से 180%, by cultivating larger part of CCA, by cultivating larger part of CCA with more than one crop in a year, more than one crop with a year। चलो ये सारी कहानी खत्म, समझते हैं इसको। चलो हो गया। समझो इसको। अब है नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, या इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल नहीं, इरिगेशन लिखना यार, रेनफॉल रहने इरिगेशन लिखो इसको, ये लिख दिया गया इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन सीजनल, ये पूरा नाम लिख लो, और एनुअल। चलो अब इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है द इंटायर कल्टिवेटेड पोर्शन ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया। क्या होता है? सीसीए याद है आपको? उसका मैंने एक नाम बताया था आपको, कल्टीवेबल कमांड एरिया, एक होता है कल्चरेबल कमांड एरिया, दोनों एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है, कल्चरेबल और कल्टीवेबल। द इंटायर कल्टिवेटेड पोर्शन ऑफ सीसीए इज नॉट डिजायर्ड टू बी इरीगेटेड एट वन टाइम टू अवॉइड द इंटेंसिव इरीगेशन। कहने का मतलब ये है, अच्छा सपोज करो आपके पास लैंड है, आप क्या उसको एक बारी में सारा इरीगेट कर दोगे सारा इरीगेट? उससे क्या हो जाएगा? इंटेंसिव इरीगेशन हो जाएगी वो। अगर इंटेंसिव इरीगेशन होगी उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? इट में अफेक्ट हार्मफुल इफेक्ट पड़ेंगे, वाटर लॉगिंग हो जाएगी। जैसे मान लो लेट अस सपोज आपके पास 6 महीने के लिए आप एक लैंड यूज़ करते हो, 6 महीने में एक लैंड, जैसे एक बार यूज़ कर लिया खरीफ क्रॉप, एक बार रबी क्रॉप, ऐसे चलेगा भाई, खरीफ क्रॉप है और रबी क्रॉप है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपने पूरा का पूरा लैंड इरीगेट कर दिया तो, चलो एग्जांपल ले ही लेते हैं, ज़्यादा समझ नहीं आएगा। मान लो एग्जांपल, लेट अस सपोज दिस, ये है, ये एरिया है, ये एरिया है मान लो 50%, दिस एरिया इज 50%, 50% ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अंदर ये बताओ मुझे, सबसे पहले कौन सी ले लें इसमें क्रॉप? अच्छा खरीफ क्रॉप कहाँ से कहाँ तक, कितने में से कितने होता है खरीफ क्रॉप? एग्जांपल खरीफ का वीट है, चलो इसमें लिख लो खरीफ क्रॉप, इसमें लिख लो रबी क्रॉप। अच्छा खरीफ क्रॉप का टाइम बताओ, वीट का
कब लगाया जाता है? अक्टूबर से मार्च। ओ से हम लिख दूं अक्टूबर से मार्च। खरीफ क्रॉप आपका जो लैंड था 50% एरिया था इसका, इसमें से क्या सारे लैंड पे आप सारी लैंड पे क्या कर दोगे? इरिगेशन कर दोगे? सारी लैंड पे कभी भी इरिगेशन नहीं करते हैं, ठीक है ना, कुछ पार्ट छोड़ देते हैं या कुछ ही पार्ट पे हम इरिगेशन करते हैं। लेट अस सपोज मैंने एग्जांपल लिया, कितना परसेंट लिया वीट का, खरीफ क्रॉप का 30%, ये लिया 30% एरिया। 30% एरिया किसमें कवर हो गया? अक्टूबर से नवंबर जो क्रॉप को जो हम कल्टीवेट करेंगे। एंड लेट अस सपोज रबी क्रॉप का मैंने कितना लिया मैंने? 35%। कितने इसका टाइमिंग क्या होती है? टाइम लिमिट क्या है इसकी? जून से सितंबर तक है। चलो जून से सितंबर तक लगा लिया, कितना हो गया? 35%। अच्छा अब ये बताओ, आपको 50% एरिया तो ये था, 50% एरिया ये था जिसमें आपने खरीफ क्रॉप करी, कितना परसेंट हो गया? 30%। इसमें करी कितना हो गया? टोटल कितना परसेंट कल्टीवेट कर लिया आपने? ओनली 65 ही करा, 100 से तो कम आया ये, समझे बात को। अब ये कहता अगर मैं सारी की सारी इरिगेट कर देता तो उससे साइड इफेक्ट्स आते। साइड इफेक्ट्स मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स आते। हार्मफुल इफेक्ट क्या मतलब? पूरे एरिया में आपने इकट्ठा पानी छोड़ दिया, अल्टीमेटली इंटेंसिव इरिगेशन होगी। इंटेंसिव इरिगेशन से क्या होगा? वाटर लॉगिंग हो जाएगी, क्योंकि बार बार उसी क्रॉप पे पानी छोड़ी जा रहे हैं आप, समझ रहे हो? बार बार पानी छोड़ने से क्या होगा? वाटर लॉगिंग हो जाएगी, ठीक है। तभी हम क्या करते हैं? कुछ पार्ट पे ही इरिगेशन करते हैं, ठीक है, लैंड के कुछ पार्ट पे इरिगेशन करते हैं। अब क्या हुआ नेक्स्ट बताया मैंने, इट में अफेक्ट द हार्मफुल इफेक्ट लाइक वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी हो जाएगी। सैलिनिटी मतलब साल्ट जो उसमें रह जाएगा, साल्ट रह जाएगा, और जिससे लीचिंग हो जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक अल्कलिनिटी हो जाएगी या वाइट अल्कलिनिटी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। नेक्स्ट बताया डैम्पनेस। अब अगर पानी लगातार छोड़ते रहे तो क्या हो जाएगा? डिजीज फैलने लग जाएंगी, वाटर बोर्न डिजीज हो जाएगी। वाटर बोर्न डिजीज जो पानी से फैलती है, जैसे डेंगू हो गया, तो अल्टीमेटली डेंगू भी फैलने लग जाएगा। तो उससे क्या होगा? उससे और हाई डिमांड ऑफ वाटर भी रिक्वायरमेंट होगी उसमें, जब इंटेंसिव इरिगेशन है। तो हम क्या करते हैं, इस रीजन से हम क्या करते हैं, स्मॉल परसेंटेज लेते हैं। किसका? सीसीए का। सीसीए मतलब जो कल्चरेबल कमांड एरिया है उसका स्मॉल परसेंटेज लेते हैं टू बी इरिगेट करने के लिए। लेट अस सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन खरीफ क्रॉप की कितनी है? 35%। 30% इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन रबी क्रॉप की कितनी है? 35%। तो टोटल कितना आ गया? टोटल 65% आ गया। अब कहता द एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन यूजुअली, एनुअल मतलब पूरे साल की होगी है। अरे 6 महीने ये हो गए, 6 महीने ये हो गए, रबी और खरीफ। तो एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन यूजुअली फाउंड टू बी 40-60% होती है। वैसे तो 40 से 60% लेके चलते हैं, बट इज डिजायर्ड अप टू 100 से 80% बाय कल्टिवेटिंग लार्जर पार्ट ऑफ सीसीए विद मोर देन वन क्रॉप। अगर एक साल में, अगर हम इस साल में बाकी के एरिया पे दूसरी क्रॉप ग्रो कर देते तो यहाँ पे क्या हो जाता? तो इसका परसेंटेज कितना हो जाता? 100 से 180%। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 180% कैसे आ जाता है? बताओ तो सही, 180% कैसे आ जाएगा? लेट अस सपोज मान लो आपने स्टार्ट किया, आपने कल्टीवेशन कर दिया अक्टूबर से मार्च तक, अप्रैल में आपने एक और क्रॉप ग्रो कर दी, मिक्स क्रॉपिंग वाली जो होती है। मिक्स क्रॉपिंग नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि सेम सीजन में नहीं है ना, अलग अलग सीजन में है। अब आपका लैंड खाली है, अब आपका लैंड खाली है तो इस पोर्शन में मैंने क्या कर दिया, क्योंकि हम सेम हमें कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ता है लैंड, क्योंकि वो लैंड जो है खराब ना हो जाए। तो बाकी का जो लैंड जो बचा हुआ था मैंने यहाँ पे एक और क्रॉप उगा दी, एक और क्रॉप कुछ भी लगा लो यार, जैसे ग्राम लगा दिया, कुछ भी लगा लो। तो हाँ एक सीजन तो हो गया ना, अक्टूबर से मार्च तक तो आ गया पा। हाँ एरिया एक ही हो गया, जो 50% एरिया था ये एरिया हो गया। अब 50% में 30% एरिया पे तो ये कर दिया, और बाकी का एरिया ऐसा लगा लो, लेट अस सपोज 20% एरिया पे दूसरी क्रॉप उगा दी उसने, ठीक है, दूसरी उगा दी। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे थी 35% ये था, और बाकी का एरिया कितना हो गया? बाकी का एरिया लगा लो आप 50% था, 15% एरिया पे क्या कर दिया अपन ने? दूसरी उगा दी। तो अल्टीमेटली अब कितनी होगी? 30 + 20 कितने होगी? 50 और 50 कितने होगी? 100, मतलब 100% तक तो आप पहुँच गए। तो 100% से ऊपर भी हो सकता है, ये ऊपर कैसे होता है? फिर वो कहानी आ जाएगी। अब जरूरी थोड़ी है खाली इस लैंड पे करोगे। अगर मैं बोलूँ ये 20 नहीं है, ये 30 है, कोई दिक्कत है क्या? इसका भी पार्ट ले लिया इसने, ओवरलैप हो गया। ये भी तो खाली हो चुकी है, इसको तो आप सोन कर चुके हैं आप। अरे आप इसको हार्वेस्ट कर चुके हैं, सोन कह रहा हूँ, हार्वेस्ट कर चुके हैं आप। अब इसका कुछ एरिया क्या कर लिया अपन ने? कल्टीवेट कर दिया। तो टोटल कितना परसेंट हो गया? 30 हो गया, कितना? 60। और इसको भी लगा लो आप, इसको लगा लो 35 भी लगा लो, 35 कितना हो गया? 70। और ये 30 कितना हो गया? 60। 70 और 60 कितना हो गया?
इसका मतलब 100 से भी ज़्यादा % हम कल्टीवेट कर सकते हैं। आई समझ में? तो ये सवाल पूछ लेगा आपसे, आपसे पूछेगा क्या 100% से भी ज़्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मोर देन 100% हो सकता है, इतना हो सकता है। ये सारी कहानी आई समझ में? एग्जाम्पल समझ आ गया ना सारा? ये फील करना है। अब यही एग्जाम्पल चलेगा आगे तक भी, आपको पता लग जाएगा भी ऐसे कल्टीवेट करते हैं हम लोग। ठीक है, ये एग्जाम्पल अपनी लैंग्वेज में लिख लो थोड़ा सा इसको। चलो एक सौ अस्सी प्लस लेते नहीं है, मतलब 180 तो बहुत हो जाता है। 180 तो 100 लॉसेज भी तो होते हैं, तो मतलब 180 तो बहुत हो जाता है। तो अल्टीमेटली 100 से ज़्यादा हो सकता है। 100 से 180 के बीच में आ जाता है, ये आ सकता है 100 से ज़्यादा। आपसे ये पूछेगा क्या 100 से ज़्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है। ये समझने के लिए ये है, लिखने के लिए ये है। खाली ये पढ़ोगे समझ ही नहीं आएगा, इसे समझ आ जाएगा। हो गया? चलो नेक्स्ट डेफिनेशन। अब कितनी डेफिनेशन होगी? 3 होगी। थर्ड थी ना ये? थर्ड, फोर्थ, नेट एंड ग्रोस, नेट एंड ग्रोस सोन एरिया। तो ये सारी कहानी पढ़ा रखी है मैंने। चलो समझो इसको सेम एग्जांपल से। देखो पहले तो मैं एक लाइन में समझा देता हूँ उसको। ग्रोस मतलब जीसीए। जीसीए क्या था? व्हाट इज जीसीए? हाँ, ग्रोस कमांड एरिया को क्या बोलते हैं? कैसे कैसे डिफाइन करोगे? कैसे डिफाइन करोगे? ग्रोस कमांड एरिया क्या होता है? वो सारा एरिया जिसमें कल्टीवेट कर भी सकते हो और नॉन कल्टीवेबल एरिया, जैसे मैंने कहा नॉन कल्टीवेबल, जैसे जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया भी आ गया, बट वहाँ पे आप इरिगेशन कर सकते हो भाई। अगर ना होते तो इरिगेशन कर सकते थे हम। अल्टीमेटली जहाँ पे इरिगेशन कर सकते हैं उसको बोलते हैं ग्रोस जोन एरिया। जहाँ पे इरिगेशन की नेट में उसको क्या बोलते हैं? नेट बोलते हैं। आगे समझ में? अल्टीमेटली हिंदी में ऐसा ही समझना है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। लैंग्वेज इसकी वाली और लिख लो। देखो इसकी लैंग्वेज, इन सम केसेस in some cases 2 crops in 2 seasons, 2 crops in some cases 2 crops in 2 seasons are grown 2 crops in 2 seasons are grown during a particular year during a particular year on the same area, hence such an area will be sown, hence such an area will be sown more than once during the year, more than once in a year, more than once in a year. If this area is added to, if this area is added to area which is sown, if this area is added to the area which is sown only once, इसको बोलते हैं net area, only once net area, it is termed as gross sown area। देखो इसको
एग्जाम्पल सेम से समझ आ जाएगा, इसी से हो जाएगा समझ में। चलो कहानी देखो, इसने बोला कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार दो क्रॉप्स दो सीजन में आर ग्रोन, दो क्रॉप्स दो सीजन में उगाई जाती हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, एक ही साल के अंदर दो क्रॉप्स भी उगाई जा सकती हैं ऑन दी सेम एरिया, उसी सेम एरिया में, हैंस सच एन एरिया विल बी सोन मोर देन वंस इन ईयर, भाई एक से ज़्यादा क्रॉप आप उगा सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल वही है, सेम कहानी बता दी इसने, अरे ये ज़्यादा टिपिकल लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी है, भाई आप क्रॉप को एक से ज़्यादा बार कल्टीवेट कर सकते हो, कल्टीवेशन कर सकते हो। अगर ये वो एरिया है जो इफ़ दिस एरिया इज एडिड टू द एरिया विच इज सोन ओनली वंस, अगर अब देखो ऐसा मान लो, एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक एरिया ऐसा था जिसमें सिर्फ हमने एक ही बार अपने कल्टीवेशन करी, ठीक है। दूसरा, अब जरूरी थोड़ी है भाई एक ही इसी एरिया में एक बार ही कल्टीवेशन करेंगे, हो सकता है दो बार कर दें अपन। अगर ये दूसरा एरिया, जितना भी एरिया बचेगा जिस पे अपन ने कल्टीवेशन की नेट के अलावा, इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो क्या बनता है, क्या बन जाएगा, ग्रोस सोन एरिया। अगर मैंने इरिगेशन एक साल में एक बार की, उसको क्या बोलोगे, एक साल में एक बार, या मतलब ऐसा बोल सकते हो भाई नेट इरिगेशन मतलब जितने में इरिगेशन आपने की, जिसमें इरिगेशन की और जिसमें इरिगेशन कर सकते थे। अब इसमें इरिगेशन कर दिया अपन ने, ये वो एरिया जिसमें कल्टीवेट कर रखा है आपने, ये वो एरिया है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बोला था अक्टूबर से मार्च तक ये एरिया इरिगेटेड किया हमने और कल्टीवेट किया, और ये अपना जून से लेके सितंबर तक हमने ये एरिया इरिगेट किया। ये कौन सा एरिया है दोनों, ये एरिया कौन सा आ गया, 30 प्लस 35 क्या आ गया, 65 एरिया। अब आपा ने अगर दो क्रॉप ग्रो कर देते, अगर मोर देन वन क्रॉप ग्रो कर देते तो दोनों का एरिया कितना आ जाता, 130 40% आ जाता। अगर ये पूरा एरिया ले लूं मैं जितना इरिगेट किया, उसको क्या बोल देंगे, अब पूरा इरिगेट कैसे करेंगे, एग्जांपल बताई था मैंने, जैसे 30% प्लस ये कौन सा है, दिस इज 30% प्लस 35% प्लस 35%, ये क्या आ जाएगा, दिस इज ग्रोस सोन एरिया। इस पूरे एरिया को जिस पे आप इरिगेशन कर सकते थे, अलग अलग कर सकते थे, तो उसको क्या बोल देंगे, ग्रोस सोन एरिया। जिस पे एक बार इरिगेशन कर दिया अपन, जो करते हैं हम, उसको क्या बोल देंगे, इस पे इरिगेशन की, उसको नेट सोन एरिया बोल देंगे। अब इतनी सारी डेफिनेशन है, फर्क देखना, थोड़ा करते करते रिलेशन आता जाएगा, समझ गए ना बात। ये सारी कहानी क्या कंफ्यूजन है बताओ, क्या नहीं समझ आया। अच्छा चलो, अब एक और लो, अभी रुक जाओ, ये एग्जांपल दोबारा बता रहा हूँ। मैंने कहा जनरली हम क्या करते हैं, खरीफ रीजन, ये खरीफ है, ये है रबी। खरीफ रीजन था मेरा कितना परसेंट, दैट इज सपोज 30%। रबी रीजन था मेरा ये एरिया का परसेंटेज है, ये 50% एरिया था इरिगेट, जो 6 महीने के अंदर इस लैंड पे हम इरिगेशन करते हैं, और 6 जो 50% का जो 30% एरिया पे खरीफ कर दिया, वीट ग्रो कर दिया आपने, वीट ग्रो कर दी। यहाँ पे आपने रबी राइस ग्रो कर दिया आपने, तो रबी और राइस दोनों ग्रो कर दी, दोनों को प्लस कर दिया, क्या आ गया, नेट एरिया जिस पे इरिगेशन करी है। बट आप इसके अलावा बाकी का जो लैंड बच गया, या इससे थोड़ा सा जो लैंड और लेके इरिगेशन कर सकते थे, बट आपने इरिगेशन नहीं की। अगर इरिगेशन नहीं की, नेट एरिया कितना था, इसको नेट बोल देंगे। अगर इरिगेशन कर सकते हो, वो एक अजम्पशन है, माना है मैंने, भाई मान लिया भाई आप इस जगह पे भी इरिगेशन कर सकते हो जब इसका टाइम खत्म हो जाएगा। जब इसका टाइम खत्म हो गया, हो सकता है ओवरलैप भी कर जाओ। अभी आपका वो क्या बोलते हैं उसको, हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया। जैसे आपने स्टार्ट करी कहानी स्टार्ट करी आपने अक्टूबर में, अक्टूबर से अप्रैल में जाके आपने क्या किया, अक्टूबर से मार्च में जाके क्या कर दिया, अप्रैल में क्या होनी है, हार्वेस्ट होनी है। अब हार्वेस्ट होगी, अप्रैल में क्या करा आपने, मार्च में हार्वेस्टिंग होगी, अप्रैल में क्या करा आपने, जेड क्रॉप्स ले ली, जो अपन ने उगा दी यहाँ पे। अब इसमें से कुछ एरिया ले लिया और इसका कुछ एरिया ले लिया अपन ने। अब हो सकता है इस एरिया में हम कुछ एरिया और बढ़ा के और क्रॉप्स ग्रो कर दें। अब कर सकते हैं, बट करी तो नहीं है, नहीं करी तो नेट। अगर कर देते तो वो ग्रोस बन जाता। तो ये पूरा एरिया है कितना, दिस इज द होल एरिया इज ग्रोस सोन एरिया। ये तो बोला जिस एरिया पे आप ग्रो कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं, ग्रोस बोलते हैं। जिस पे की उसको क्या बोलते हैं, यही तो है।
तो कुछ नहीं है यार, मेरे को समझाने के लिए एग्जाम्पल ऐसे बनाने पड़ते हैं अभी तक तुम्हारे को समझ आ जाए कहानी। आई सुन रहे? चलो हो, अभी अगले में और क्या हो गए सर, सेम से हैं तो नेक्स्ट कितने होगी, कितने होगी? 4 होगी, 5वीं सेम ही है ये भी। अब बार बार थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें, देख लेते हैं। इसका वो एक फॉर्मूला भी लिखवा दूँ क्या? उसका लिखवाया मैंने, उसका फॉर्मूला लिखवाया नहीं, फॉर्मूला भी लिख लो उसका, यहाँ लिख लो नोट डाल के। नेट ग्रोस सोन एरिया, और ग्रोस सोन एरिया क्या है? नेट सोन एरिया प्लस एरिया सोन मोर देन वंस ड्यूरिंग दैट ईयर। अब पूरे ईयर के लिए पूरा हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ प्लस एरिया सोन मोर देन ड्यूरिंग सेम ईयर, ड्यूरिंग दैट ईयर, चल जाएगा ये, ठीक है? छोटी छोटी डेफिनेशन है, समझनी पड़ेंगी। तो न्यूमेरिकल करोगे हिल जाओगे इसके, तो समझ नहीं आएगा क्या दे रखा है। हो गया? चलो नेक्स्ट, नेट एंड ग्रोस इरिगेटेड एरिया। नेट एंड ग्रोस सेम ही है उसके जैसा, अब नाम बदल दिया। सोन क्या होता है? सोन मतलब सोइंग किया आपने, और इरिगेशन मतलब पानी लगाया। नेट एंड ग्रोस इरिगेशन एरिया। चलो इसमें लिखो द एरिया, सेम ही है। अब सोन मतलब क्रॉप का ग्रो करा, इरिगेशन मतलब पानी अप्लाई किया, समझ गए? यही है डेफिनेशन, बताता ही आया हूँ सारी, कोई डेफिनेशन है सेम। द एरिया विच इज इरिगेटेड वंस इन ए ईयर, द एरिया विच इज इरिगेटेड once in a year is called as net irrigation area। नेक्स्ट लिखो इरिगेशन एरिया हो गया। when this area is added to the when this area is added to the more than once gross irrigated area is obtained। gross irrigated area is obtained। चलो अब सेम है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है ना? सेम फॉर्मूला भी सेम है, बस इरिगेशन इरिगेटेड आ जाएगा उसी जगह पे। ग्रोस इरिगेटेड एरिया क्या क्या था? नेट इरिगेटेड एरिया प्लस क्या लिखवाया वहां पे? वहां लिखवाया था एरिया इरिगेटेड मोर देन वंस। हो गया? नेक्स्ट सेम है, बिल्कुल सेम है, इरिगेशन की है बस अपन ने, और कुछ नहीं है। एक से ज़्यादा बार कर दिया उसको ग्रोस बोल दिया। अरे ग्रोस मतलब कर सकते हो, नेट मतलब कि बस, और क्या है। नेक्स्ट इज एरिया टू बी इरिगेटेड, कितने होगी? 4 होगी, ये 5वीं है। 6th लिखो, एरिया टू बी इरिगेटेड
और एक चीज़ का मतलब बता दूंगा आपको, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। एरिया टू बी इरीगेटेड, लिखो इसमें द एरिया प्रपोज टू बी इरीगेटेड the area proposed to be irrigated in any one crop season the area proposed to be irrigated in one crop season or over an year is called area to be irrigated. कैसे निकालते हैं इसको, फॉर्मूला लिख लो। एरिया इरीगेटेड इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन, समझ जाओगे आप अपने नीचे लिख लेना इसको, ठीक है। इनटू में CCA, ये लिख लो, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन, CCA इज क्या बोलते हैं इसको, कल्टिवेटेड कमांड एरिया। चलो, कितनी इंटेंसिटी है, कितना एरिया इरीगेट किया, उसको बोल देंगे। चलो लेट अस सपोज अब एग्जांपल वही ले लूँ, उसी समझ आ जाएगा ये भी। देखो एक ही एग्जांपल याद रखना है, बस सारे याद रहेंगे। देखो लेट अस सपोज एग्जांपल लिया था मैंने, ये वाला यही ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, खारिफ सीजन के लिए कितनी इंटेंसिटी है, खारिफ सीजन कितनी इंटेंसिटी है, 30% इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन कौन से एरिया के, ये वाले एरिया के, 50% वाले एरिया के। 30% ऑफ 50% एरिया, 50% क्या था, अगर कल्चरेबल कमांड एरिया मान लिया। कल्चरेबल मतलब ये वो पूरा एरिया है जिस पे इरीगेशन कर सकते हो। अब इरीगेशन मतलब खाली इरीगेशन कर सकते हो, ग्रोथ नहीं है। अब बीच में घर भी आएंगे, फॉरेस्ट भी आएगा, वो सारा कुछ आ जाएगा। मैंने बोला मान लो आपको एरिया दे रखा था 2400 हेक्टेयर, 2400 हेक्टेयर दे रखा था। 2400 हेक्टेयर के अंदर आपने कितना % इरीगेशन की, 30% की। सो अल्टीमेटली तो ऐसा बोल सकता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल लिखवा दूँगा एग्जांपल भी इसमें, एग्जांपल फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन इनटू में एरिया। लेट अस सपोज फॉर रबी, फॉर खरीफ क्रॉप, खरीफ का कितना एग्जांपल माना है मैंने, 30% माना है क्या, 30% मतलब 0.3 इनटू में एरिया। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अरे क्या आ जाएगा भाई, एरिया कितना एरिया इरीगेट किया, ठीक है क्या, एरिया टू बी समझ गए। लेट अस सपोज फॉर राबी क्रॉप, फॉर राबी क्रॉप कितना आएगा, दिस इज 0.35 इनटू में कि CCA लिखना, खाली एरिया मत लिख देना भाई, इस पे इरीगेशन कर सकते हो। तो एरिया इरीगेटेड, एरिया टू बी टोटल बोलोगे तो ग्रोथ से मिलेगा ना उसको, CCA ही बोलना है। जिस पे इरीगेशन कर सकते हो, जिस पे इरीगेशन कर सकते हो, जिस पे नेट इरीगेशन की, या नेट इरीगेशन ऐसा एरिया जहाँ पे घर नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, वो एरिया जिसके जो इरीगेशन करने के लिए बनाया गया है, जो कल्टिवेबल। हाँ मैंने मान के चला हूँ ये CC है, हाँ ये मान के चला हूँ मैंने मान लिया। अब क्या समझाने के लिए रेफरेंस तो लेना पड़ेगा। यहाँ पे फॉरेस्ट थोड़ी बनाऊंगा, यहाँ बिल्डिंग थोड़ी बनाऊंगा। अब वो क्या वहाँ पे बिल्डिंग वाले एरिया पे नॉन कल्टिवेबल एरिया है, क्या उसमें ले सकते हैं, वहाँ कर सकते हैं, बिल्डिंग को काट के कर लो इरीगेशन, CC हो गया। तो CC लिखना है, ठीक है ना। CC देगा, देखो क्या देगा आपको, ग्रोथ दे देगा, ग्रोथ दे दिया मान लो 4000 हेक्टेयर। अब आपको बोलेगा CC निकालो, CC कैसे निकालोगे, 80% कर दोगे। 4000 का 80% कितना हो गया, 4000 का 80% कितना हो गया, 3200 हो गया। इसका मतलब CCA कितना हो गया, 3200 हेक्टेयर हो गया। इसका कितने एरिया पे आपने इरीगेशन की, मान लो 35% पे की, उसका 35% करोगे तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा जो इरीगेट किया हो।
आई समझ में? अब इमेज बनती जा रही है ना, सबसे पहले दिमाग में आया GCA, फिर कौन सा आया CCA, अब कौन सा आया जिस पे एरिया जो है एरिया टू बी इरिगेटेड। अरे भाई ये पढ़ाता ही नहीं है, क्यों? समझाना मुश्किल है, ये पढ़ाया नहीं जाता है? इतना ही आता है। अब देखना सवाल देखना अभी इसके, अभी नेक्स्ट लिखो। कितनी होगी? 5 होगी, 6 होगी क्या यार? 5 6 सातवीं। यहाँ से एक सवाल पक्का है, समझ रहे हो? या तो न्यूमेरिकल देगा या ये टर्म पूछेगा एक कोई भी, कंफर्म। 6th इज टाइम फैक्टर, 7th है क्या? 7th इज टाइम फैक्टर। इसमें कैसे बता दूं? पहले मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ, उसके बाद इसकी लैंग्वेज लिखवा दूंगा, आपको उसी में समझ आ जाएगा। चलो एग्जांपल लेते हैं। टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर मतलब कितने टाइम के लिए कैनाल को फुल सप्लाई पे आपने रन कराया, कितने टाइम के लिए कैनाल को फुल सप्लाई पे रन कराया, बस इतनी सी बात समझो। कितने टाइम के लिए कैनाल को फुल सप्लाई पे रन कराया। अब लेट अस सपोज एग्जांपल है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का बेस पीरियड बोलो, खरीफ क्रॉप का बेस पीरियड बोलो। खरीफ मतलब वीट। कितने महीने हो गए, कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 6 महीने हो गए। 6 महीने कितने दिन? 180 दिन। 180 दिन। क्या 180 के 180 दिन कैनाल फुल सप्लाई से रन हुई होगी? नहीं होगी ना। तो कितने टाइम के लिए रन हुआ? तो टाइम फैक्टर दे रखा आपको 0.8। 0.8 क्या कर दोगे इसको? 180 का 0.8 कर दोगे, अब पता लग जाएगा कितनी वैल्यू है। 80%। टाइम फैक्टर मतलब कितने टाइम के लिए, वो टाइम बताना है कितने टाइम के लिए कैनाल फुल सप्लाई पे रन की, जिससे मैक्सिमम ग्रोथ मिलती है अपने को। बट ऐसा पॉसिबल है नहीं। ऐसा पॉसिबल नहीं है तो टाइम फैक्टर एक टर्म दे दी। टाइम 0.8 एक टाइम नहीं जरूरी नहीं है, एग्जांपल ही है यार ये भी। हाँ ये लो 0.7 दे देगा तो मैं क्या करूँगा? तो अल्टीमेटली मैंने हिंदी में समझाने के लिए आपको एक कहानी बता दी। भाई मान लो 180 दिन था, उसका अगर 80% देखो, इतने दिन तक कैनाल फुल सप्लाई पर रन की, जिससे इरिगेशन मैक्सिमम हुई होगी। अल्टीमेटली मैक्सिमम इरिगेशन हो ही नहीं पाती है। तो मैक्सिमम इरिगेशन कब कितने के लिए हुई, ये कहानी बता दिया। समझ आ गई? तो ये सारी कहानी। चलो अब आपको लिख लो भाई, इसके बाद इसकी लैंग्वेज भी तो ऐसी है। चलो टू चेक द केस ऑफ ओवर इरिगेशन, check the case of over irrigation, leading to waterlogging, salinity, etc. Channels are not allowed to operate. Channels are not allowed to operate on all the days. Channels are not allowed to operate on all the days during any crop season. ये कहानी बता दी आपको। अब इसकी वो भी लिख लो, द रेशियो ऑफ एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम, of channel to the crop period,
टू दी क्रॉप पीरियड, इसको बोलते हैं इस टर्म्ड एज टाइम फैक्टर। चलो समझ गए। अब ये क्या है, मैंने टाइम फैक्टर बता दिया था आपको, यहाँ टाइम फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे? लेट अस सपोज 180.8 से गुना करा, क्या आ गया? 144 आ गया। 144 आ गया, अरे करके देख लो, देखना 18 144 से आएगा, 18 144 से होता होगा। अरे इतना ही होता होगा यार, 18 64 आता होगा। चलो यहाँ देखो, मैंने आपको बोला इसका क्रॉप पीरियड कितना था? 180 दिन। 180 दिन में से 80% कैनाल फुल सप्लाई लेवल पे, जिससे मैक्सिमम इरिगेशन मिलती है आपको, मैक्सिमम कल्टीवेशन मिलती है आपको, तो 1.8 से गुना किया, ये क्या आ गया? 144। इसका मतलब कैनाल कितने दिन तक रन करी? 144 दिन तक। क्रॉप पीरियड था कितना था इसका? वैल्यू कितनी आएगी? ये मैंने समझाने के लिए कर दिया था, समझ रहे हो? वैसे एक्चुअल में ये बन जाता है, कितने दिन तक रन की, कितना क्रॉप पीरियड है, उसको टाइम फैक्टर बोल देते हैं। कैसे निकालते हैं ये एक जनरल भाषा में समझाने के लिए बता देंगे। ये एग्जांपल हो गया इसका, ये क्या हो गया? अब समझो इसको। मैंने क्या बोला? कहता टू चेक द केस ऑफ ओवर इरिगेशन। कहता अगर किसी केस में ओवर इरिगेशन हो जाती है तो क्या हो जाती है? वाटर लॉगिंग हो जाएगी, सैलिनिटी हो जाएगी। अब चैनल्स आर नॉट अलाउड तभी बोलते हैं। अब ये बताओ, क्या जो कैनाल है क्या रोज इतना पानी देगी खेतों में फार्मर्स को? अगर रोज पानी देगी तो क्या हो जाएगा? सैलिनिटी हो जाएगी, वाटर लॉगिंग हो जाएगी। तो एक 12बंदी टाइप से या पानी मिलता है, अभी आज इसकी बारी है या इसकी बारी है, बताया था ना आपको टर्न वाइज, कल बताई थी कहानी। तो क्या करते हैं, चैनल्स आर नॉट अलाउड टू ऑपरेट ऑन ऑल द डेज। तो रोज की रोज ऑपरेट नहीं होते, तो क्या करते हैं किसी भी क्रॉप सीजन में, द रेशियो ऑफ एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम, कितने टाइम के लिए ऑपरेट हुआ, टू दी बेस क्रॉप पीरियड जो 180 दिन है, कितनी वैल्यू आ जाएगी? टाइम फैक्टर आ जाएगी। अब समझ आ गई? अब तो फिर आगे होगी। चलो, अरे फील करवा देंगे यार आज, मुझे लगा सब आएंगे यार आज, तो हद है। नेक्स्ट इज कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर CV, कैपेसिटी फैक्टर के बारे में लिखो। द कैपेसिटी फैक्टर फॉर कैनाल is the capacity factor for canal is the ratio of mean supply, is the ratio of mean supply to the peak discharge लिख दूँ क्या? to the mean supply discharge, mean supply discharge भी लिख लो, mean supply discharge to the designed full capacity discharge, designed full capacity discharge, मतलब इसको बोल दो पीक डिस्चार्ज। पीक डिस्चार्ज ये लिख लो। CV is mean discharge to the peak discharge, peak mean discharge to the peak discharge। नीचे लिख लो नोट डाल के, since canal is to be run for, since canal is to be run almost to their full
capacity discharge, since canal is to be run almost to their full capacity discharge, full capacity during the kharif season, during the kharif season, that is 0.90 to 0.95. Since water requirement in Rabi season, since water requirement in Rabi season reduces about CV equal to 0.6 to 0.7, ये लिख लो। चलो कुछ भी नहीं है ये, बस डिस्चार्ज निकाल रखा है, डिस्चार्ज निकाल दिया तो ये वैल्यू निकाल लीजिए। एग्जाम्पल बताऊँ क्या इसका भी, बताऊँ? हाँ ये होती है, एक्चुअल है, मतलब मान के चलते हैं इतना होता ही है। कैपेसिटी फैक्टर है, ये टाइम फैक्टर नहीं है, ध्यान रखना, ये कैपेसिटी फैक्टर है। लेट अस सपोज देख लो इसका एग्जांपल, थोड़ा सा समझ आता है ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। खारिफ सीज़न, राबी सीज़न, खारिफ सीज़न की एवरेज डिस्चार्ज पता ही है, डेली के निकाल के डिवाइड बाय उतने दिन कर दो। जैसे 180 दिन की निकाली, डिवाइड बाय पूरा दिन कर दिया, तो खारिफ की थी 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज है ना, और ये है मेरी एवरेज डिस्चार्ज, दिस इज एवरेज डिस्चार्ज। और पीक डिस्चार्ज इसकी मैक्सिमम कितनी हो सकती थी डिस्चार्ज, 2.5, ठीक है। लेट अस सपोज राबी सीजन की एवरेज डिस्चार्ज है अपनी, एवरेज डिस्चार्ज है दिस इज 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और इसकी पीक डिस्चार्ज कितनी है 1.8 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये सारी कहानी अलग अलग सीजन की अलग अलग बता दी, समझ गए ना बात। तो अलग अलग सीजन की अलग अलग बता दी, आपको नाम से पता लग रहा है। पीक मतलब मैक्सिमम डिस्चार्ज, मतलब फुल सप्लाई लेवल पे अगर पानी सप्लाई कर दें तब डिस्चार्ज कितनी होगी, डिस्चार्ज मतलब किस रेट से पानी छोड़ना। तो अल्टीमेटली खरीफ सीजन में 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड एवरेज डिस्चार्ज आता है, वो कितने दिन तक किस अकॉर्डिंग पानी निकाला और किस मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड में निकाल लिया अपने डिस्चार्ज। अब उसका मैक्सिमम कितना आ सकता था, अगर रोज फुल सप्लाई लेवल से पानी सप्लाई कर देता तो कितना डिस्चार्ज होता, 2.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और एवरेज कितना है इसका 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दोनों का रेशियो क्या होता है, एवरेज टू दी पीक। तो क्या आ जाएगा ये CV, ये ऑलवेज क्या रहेगी, 1 से कम रहेगी। क्यों, पॉसिबल ही नहीं है फुल सप्लाई लेवल से हमेशा डिस्चार्ज सप्लाई कर सके, समझ के बाद। तो अल्टीमेटली ये डिस्चार्ज के कार्य में, ठीक है। तो अब यूनिट ध्यान रखनी है आपको बस। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ फुल सप्लाई कोफिशिएंट, कितना आ गया 9 8 हो गए, 9th फुल सप्लाई कोफिशिएंट, फुल सप्लाई कोफिशिएंट और ड्यूटी ऑन कैपेसिटी, और ड्यूटी ऑन कैपेसिटी, फुल सप्लाई कोफिशिएंट। ये भी आसान है। इट इज द डिजाइन ड्यूटी at the head of, it is the design duty at the head of, canal, it can also be defined as the number of hectares. It can also be defined as the number of hectares of area irrigable per cubic of
पर क्यूमेक ऑफ कैनाल कैपेसिटी, एक मिनट, पर क्यूमेक ऑफ कैनाल कैपेसिटी, पर क्यूमेक ऑफ कैनाल कैपेसिटी एट इट्स हेड, एट इट्स हेड, फॉर्मूला देख लो इसका, फुल सप्लाई कोफिशिएंट, फुल सप्लाई कोफिशिएंट और ड्यूटी ऑन कैपेसिटी इक्वल टू कितना एरिया इरिगेट किया, एरिया इरिगेटेड पर क्यूमेक मतलब डिस्चार्ज जब फुल लेवल पे है, तो उसको अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन में लिखूं तो एरिया इरिगेटेड या डिज़ाइन फुल डिस्चार्ज, डिज़ाइन फुल डिस्चार्ज, एरिया इरिगेटेड टू द डिज़ाइन फुल डिस्चार्ज, ये रेशियो आ गई इसकी, ये ऐसे है, ठीक है, ये फॉर्मूला ये है, ये लो, कितना एरिया इरिगेटेड होगा और डिज़ाइन फुल डिस्चार्ज एट द हेड ऑफ, या और बड़ा करो उसको, ड्यूरिंग बेस पीरियड कर लेना, ड्यूरिंग बेस पीरियड, ये लो, ये पूरा लिख लो, एरिया इरिगेटेड ड्यूरिंग बेस पीरियड टू दी डिजाइन फुल डिस्चार्ज, ये लिख लो, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अल्टीमेटली समझ रहे हो। अच्छा ये बताओ मुझे, समझो इसको, नीचे लिखा डिज़ाइन फुल डिस्चार्ज, डिज़ाइन फुल डिस्चार्ज मतलब कैनाल इज एट फुल सप्लाई लेवल, कैनाल ने फुल सप्लाई लेवल पे पानी सप्लाई किया, भाई जिस रेट से करा तो डेली के डेली 180 दिन तक फुल सप्लाई लेवल पे पानी भेजा, उससे कितना एरिया इरिगेट हो जाएगा, उसको क्या बोल दिया, फुल सप्लाई कोएफिशिएंट और ड्यूटी। अरे ड्यूटी भी तो यही थी, ड्यूटी क्या होता था, व्हाट इज ड्यूटी, ड्यूटी क्या था, अभी तो पढ़ाया है ड्यूटी, पिछले चैप्टर में क्या पढ़ाया है, ड्यूटी क्या होता था, कितना एरिया इरिगेट होगा अगर उसका डिस्चार्ज 1 क्यूमेक होगा, याद है, पर क्यूमेक, अब इसमें भी तो वही है, कितना एरिया इरिगेट होगा ड्यूरिंग द बेस पीरियड डिवाइड बाय में डिस्चार्ज से भाग कर दे, डिस्चार्ज ही तो होता है क्यूमेक, और क्या होता है। अच्छा दोनों बात सेम ही होगी। अब कहने का मतलब ये है, वहां पे यहाँ पे ये बात बोली भाई मैक्सिमम कितना एरिया इरिगेट हो जाएगा, समझ रहे हो बात। अरे अगर फुल सप्लाई लेवल पे कैनाल ने पानी सप्लाई किया, कैनाल से जो पानी आया फुल सप्लाई लेवल पे आया, कितना एरिया इरिगेट कर देगी, उसको क्या बोल देंगे, ड्यूटी बोल देंगे। तो ड्यूटी होता भी तो यही है। अच्छा इसका मतलब ये बता रहा है भी कितना मैक्सिमम एरिया इरिगेट कर देगी, कितना मैक्सिमम एरिया इरिगेट कर देगी, उसको क्या बोल देंगे, ड्यूटी बोल देंगे। ड्यूटी बोल दो या बोल दो फुल सप्लाई कोएफिशिएंट, दोनों नाम अलग अलग हो गए। यहाँ पे फुल सप्लाई कोएफिशिएंट बोल देते हैं, तभी ये बता दिया, तो कुछ भी लिख के दे देगा वो सारी काम, समझ गए। अच्छा क्या ये डिजाइन फुल डिस्चार्ज रेट पे सप्लाई हो पाएगा पानी, क्या फुल सप्लाई लेवल पे सारे के सारे टाइम पानी सप्लाई हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो क्या मैक्सिमम एरिया आएगा नहीं, बट ये बता देगा अप टू द कितना मैक्सिमम एरिया इरिगेट कर देगा, समझ रहे हो, कितना एरिया। जैसे ये जरूरी थोड़ी है यार भाई मैक्सिमम 2.5 मीटर क्यूब पर सेकंड के अकॉर्डिंग आएगा, हो सकता है 2 भी तो आ रहा होगा, तो मैक्सिमम कितना इरिगेट कर देगा वो एरिया आएगा। मैक्सिमम लिमिट बता दी भाई इतना इरिगेट करेगा ये सारी कहानी, समझ के बाद। चलो 9 अभी हो गया, 10वां लिखो, नॉमिनल ड्यूटी। नॉमिनल ड्यूटी लिखो इसके बारे में, इट इज द रेशियो ऑफ एरिया, it is the ratio of actual area, it is the ratio of actual area irrigated by the farmer, irrigated by the farmer to the mean supply discharge,
टू दी मीन सप्लाई डिस्चार्ज, to the mean supply discharge from the outlet of distributory, from the outlet of distributory over the crop period, over the crop period. ये सारी कहानी है। आई समझ में? कुछ नहीं है, वही है, ये वही डेफिनेशन है। जैसे वो ड्यूटी की थी, वो मैक्सिमम एरिया बता रहा था, वहां पे डिस्चार्ज कौन सा लिया था? वहां पे डिस्चार्ज कौन सा लिया था? फुल डिस्चार्ज ले लिया था। अरे फुल सप्लाई लेवल ले लिया था वहां पे, उससे भाग कर दिया था। फुल सप्लाई लेवल होगा नहीं, पर वो ले लिया। यहाँ पे कौन सा डिस्चार्ज ले लिया? एवरेज डिस्चार्ज ले लिया, मीन डिस्चार्ज ले लिया। जैसे 2 मीटर क्यूब पर सेकंड 2.5 मीन डिस्चार्ज ले लिया, उससे जो ड्यूटी आएगी उसको ही बोल देंगे। यही कहानी है। लेट्स सपोज एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले रहा हूँ, समझा देता हूँ। ये भी कितना एरिया इरिगेट किया, एरिया। अब साइड टर्म इसको भी यूज कर रहा हूँ मैं इसी में ही, एरिया टू बी इरिगेटेड समझाने के लिए। एरिया टू बी इरिगेटेड इज ए। अच्छा सपोज करो क्रॉप पीरियड लगा लो, कितने लगा लूँ, 150 दिन लगा लो। अरे कुछ भी मान लो। अच्छा और दे दिया टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर क्या होता है? टाइम फैक्टर मान लो 0.8 दे रखा है। टाइम फैक्टर मान लो 0.8 दे रखा है। अब टाइम फैक्टर है 0.8। अब आपको निकालना है अच्छा ये बताओ, ये तो हो गया मैक्सिमम, भाई इतने दिन मैक्सिमम पानी सप्लाई होता है, मतलब फुल सप्लाई लेवल तक। अब इसमें से कितने दिन पानी उसने फुल सप्लाई लेवल पे आया, तो कैसे निकाल सकते हो? 150 गुना में 0.8 कितना आ जाएगा? इसका मतलब 120 दिन तक आया है वो, 120 दिन तक पानी आया है। समझ गए ना बात? तो 120 दिन तक आया तो क्या आ जाएगा? ये मतलब एवरेज में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 0.8 से गुना कर दिया। तो एरिया डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा? अब ये भी एक और बता दूंगा, एक एग्जांपल और ले लूँ तो अब क्या बताऊँ यार इसमें, बस ये एग्जांपल ही बताना था मुझे। अल्टीमेटली एरिया इरिगेट के लिए कितना है? ए। अच्छा इसकी डेफिनेशन बता रहा था। नॉमिनल ड्यूटी किसके इक्वल होगी? ड्यूटी किसके इक्वल होगी? ऊपर क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। अच्छा कितना एरिया इरिगेट हुआ? 0.8 तो ये आ गया, 0.8 तो ये आ गया इंटू में, 0.8 इंटू में, या ऐसा कर लो एक्स भी मान लूँ क्या, एक कुछ मान ही लेते हैं तो रेट ऑफ सप्लाई भी मान ही लो यार, उसके बिना होएगा नहीं। रेट ऑफ सप्लाई कुछ भी मान सकता हूँ, बट मैं एक्स ले लेता हूँ। रेट ऑफ सप्लाई कितनी है? एक्स मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक्स क्यूमेक बोलते हैं इसको, दिस इज क्यूमेक, ठीक है? एक्स क्यूमेक है। अब एक मतलब उसकी सप्लाई का रेट कितना है? एक्स क्यूमेक है। कितने दिन तक सप्लाई हुई? 120 दिन तक। एक्चुअल में होनी कितनी थी? 150। तो इसका मतलब ऐसा ले सकता हूँ, एक्स क्यूमेक इंटू में कितने दिन तक सप्लाई हुई, एक्चुअल में होनी कितनी चाहिए थी? 150। सोल्व करोगे कितना आएगा? एरिया डिवाइड बाय 0.8 एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से अल्टीमेटली उसने टाइम फैक्टर ही निकाल लिया। समझे बात को? अरे ये इसको डिवाइड कर दिया भाई, ये वही है, वो तो मैंने मान लिया था। क्या एरिया कहाँ है? एरिया तो यही माना हुआ है, एरिया तो इतना ही माना हुआ है। अरे ए का एरिया ही है, कितना एरिया इरिगेट हुआ वो बता दिया उसने, गिवन था। मैंने कहा क्रॉप पीरियड है 150 दिन, उसमें टाइम फैक्टर दे दिया 0.8, इसका मतलब इतना पानी सप्लाई हुआ है। अल्टीमेटली इसको एक भाषा में और बता दिया, ड्यूटी को निकालने के लिए अगर टाइम फैक्टर ना भी देता तो भी निकल जाता। टाइम फैक्टर ना देता तो क्या, एरिया कितना इरिगेट किया? ए। अब कितने डिस्चार्ज कितना है इसका, मतलब किस रेट से सप्लाई हो रहा है? एक्स रेट से हो रहा है। कितने दिन तक सप्लाई हुआ? होना कितना चाहिए था? इसको भाग करो, वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए डिवाइड बाय 0.8 एक्स। तो ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? ये एक्चुअल एरिया आ गया, एरिया ही आ गया। तो एक्चुअल में ड्यूटी भी तो क्या है? एरिया ही तो है। एक्चुअल एरिया निकल के आ जाएगा। ये कौन सा एरिया था? ये कौन सा एरिया था? ये एरिया था, इरिगेटेड एरिया था। एक्चुअल में कितनी इरिगेशन हुई है, कितने एरिया में पानी एक्चुअल में लगा है, ठीक है? तो उसको क्या बोल देंगे? तो एक्चुअल एरिया आ जाएगा। एक्चुअल एरिया क्या है? ड्यूटी तो है, और क्या है? समझ के बात? चलो
तो अल्टीमेटली ड्यूटी किस में आती है, अच्छा ये भी लिख लो, ड्यूटी किस में आती है, हेक्टेयर पर क्यूमेक, बताया था ना, अरे वो बता रखा है बी डी। और भी रह गई है, एक और रह गई है। ये समझाने के लिए एग्जांपल लिए मैंने वैसे, ठीक है ना। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा इसका, 2 एक न्यूमेरिकल करा देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग 10 होगी, 11वां इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग देख लो ये भी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ is defined as the ratio of gross cropped area, ratio of gross cropped area to the, it is defined as the ratio of gross cropped area to the net cultivated area, to the net cultivated area. दिस इज के से नोट करते हैं इसको, तो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया टू दी लो, ये सारी कहानी होगी। अब ये क्या था, पहले अपन ने इरिगेशन के फॉर्म में ले लिया, पहले अपन ने कल्टीवेशन के फॉर्म में ले लिया, अब क्रॉप के लिए बता दिया। क्रॉप के लिए मतलब जितने एरिया में क्रॉप लगी, जितने क्रॉप लगी उसको क्या बोल दिया, नेट कल्टीवेटेड एरिया। कितने एरिया में क्रॉप लग सकती थी उसको क्या बोलते, ग्रोस हो गया। वो एक ही कहानी है, बार बार रिपीट है, समझ गए आप। अब जरूरी थोड़ी है जितने एरिया में क्रॉप लगी उसी एरिया में पानी लग गया होगा, समझ रहे हो बात। तो अल्टीमेटली ये बता दें ग्रोस क्रॉप एरिया टू दी, अब सारी डेफिनेशन क्लियर होगी आपकी, ठीक है। अब कंक्लूजन लिख लो। कंक्लूजन आपको सवाल कैसे सोल्व करने हैं उसके लिए एक वो कहानी बता के सवाल करते हैं बस। कंक्लूजन्स फॉर कैलकुलेशन, अब ये जितने भी स्टडी किया हमने उन सबके कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन कैसे करना है, इन ऑर्डर टू फिक्स द डिज़ाइन कैपेसिटी। अब यार उसकी कहानी बतानी पड़ेगी, चलो। In order to fix the design capacity of all the likely crops, of all the likely crops that would be sown in an area, that would be sown in an area, that would be sown in an area is to be considered, is to be considered. Second point, the peak rate of water requirement, the peak rate of water requirement of all the crop in each season in an year, in each season in an year
ऑफ ए ईयर, ऑफ ए ईयर लिखो, सीजन ऑफ ए ईयर, सीजन ऑफ ए ईयर इज कंप्यूटेड, ऑफ ए इज कंप्यूटेड। थर्ड नोट, ये नोट में लिखना, ये सबका नोट है, ये समझाता हूँ अभी इसको। नेक्स्ट लिखो, पीक रेट कोरस्पॉन्ड्स टू, पीक रेट कोरस्पॉन्ड्स टू, पीक रेट कोरस्पॉन्ड्स टू कोर पीरियड एंड कोर डेप्थ, कोर पीरियड एंड कोर डेप्थ। The canal capacity should be, चौथा पॉइंट, कि the canal capacity should be, the canal capacity should be sufficient to fulfill the, sufficient to fulfill the, sufficient to fulfill the, sufficient to fulfill the maximum of peak demand, maximum of, maximum peak demand, maximum of peak demand of all the crops, of all the crops that are required, all the crops that are required to be irrigated, to be irrigated, to be irrigated at one time among all the seasons, at one time among all the season। लिखो इसको, अब समझाता हूँ इसको एक एक पॉइंट को। चलो कहानी देखते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बाद पढ़ना, ठीक है? बहुत अच्छे से समझ आएगा। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल लिया ये पहली क्रॉप, ओहो पहली क्रॉप, दूसरी क्रॉप, तीसरी क्रॉप, तीन क्रॉप्स है। एग्जांपल ले लिया। एक एग्जांपल लो शुगर केन, लेट अस सपोज इसको ले लो खरीफ क्रॉप, इसको लो जेड क्रॉप, इसको ले लो रबी क्रॉप, तीन क्रॉप्स होगी। चौथी ले लो शुगर केन। शुगर केन कैसी क्रॉप है? पेरिनियल क्रॉप, जो पूरे साल लगता है। इसको बताया था, याद है क्या? भूल गए? पेरिनियल क्रॉप्स। तो शुगर केन, शुगर केन एग्जाम्पल येलो कलर से। अरे यार एक पूरे साल ही जा रहा है तो है, ये पूरे साल ही, ये पूरे साल ही है, ठीक है? पूरे साल लेट अस सपोज पूरे साल जो शुगर केन को डिस्चार्ज चाहिए, शुगर केन को जो डिस्चार्ज चाहिए 3 क्यूमेक का, 3 क्यूमेक मतलब 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, पूरे साल इसको डिस्चार्ज दिया। लेट अस सपोज खरीफ क्रॉप को जो चाहिए था दिस इज 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है? और जेड क्रॉप को जो चाहिए था दिस इज 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, कोई इशू? और रबी क्रॉप को जो चाहिए था लेट अस सपोज 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये सारी कहानी है। अब हम बनाएंगे पेयर। अब हम बनाएंगे पेयर। पेयर किस का बन सकता है? पेयर बना दिया खरीफ और शुगर केन का, बना दिया मैंने खरीफ क्रॉप और क्या जेड क्रॉप ऑफ शुगर केन का,
रबी क्रॉप और शुगर केन का, खारिफ और जैद क्रॉप का, खारिफ और रबी क्रॉप का, कोई मर्जी पेयर बना लो। अब मुझे ऐसा डिजाइन डिस्चार्ज लेना है जो सबको सेटिस्फाई करे, जो सबको सेटिस्फाई करे। लेट अस सपोज मैंने लिया खरीफ क्रॉप, कितना डिजाइन डिस्चार्ज है 2 मीटर के पर सेकेंड, प्लस इसका कितना है, शुगर केन का कितना है 2 और 3 कितना आ गया 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसके लिए लो जेड का कितना है, जेड क्रॉप का 1.5, इसका कितना है 3 का कितना हो गया 3 4 4.5। इसका बताओ राबी का कितना है, रबी का 1 प्लस में 3 कितना आ गया 4। इसका बताओ खरीफ का कितना है 2, जेड का कितना है, जेड का 1.5, वैल्यू कितनी आ गई 3.5। इसका लो खरीफ का कितना है 2, राबी का कितना है 1, वैल्यू कितनी आ गई 3। अब कहानी समझो, मुझे एक ऐसा डिस्चार्ज लेना है जो सेटिस्फाई करे सभी पेयर्स को। क्या डिजाइन डिस्चार्ज ले लूँ जो सबको सेटिस्फाई कर दे। हाँ, पानी फ्लो कर रहा है, कैनाल की कैपेसिटी है ये, कैनाल की कैपेसिटी, कैनाल कितना पानी छोड़ रहा है, कैनाल कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, कोई भी क्रॉप आ जाए उसके लिए हम कैसा, इसके लिए मैंने बनाया पेयर्स, इसके लिए जो सबसे मैक्सिमम है क्या वो सबको सेटिस्फाई कर देगी 5, अरे 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्या ये 5 सबको सेटिस्फाई कर रही है, बस 5 ले लेंगे तो। हाँ कोई बात नहीं, क्रॉप अलग अलग है बट अपने अब ऐसे ही होगा, 2 क्रॉप आ जाएंगी, 2 क्रॉप का डिजाइन डिसाइड आएगा, जो मैक्सिमम होगा उस वो 2 सबको सेटिस्फाई करेगा, जो मैक्सिमम होगा वो सबको सेटिस्फाई करेगा। अरे साइड इफेक्ट कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, मैंने आपको ये बोला है जब कैलकुलेशन मैं कैनाल की कैपेसिटी की करूँगा तब जो मैक्सिमम होगा वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इतनी सी बात कहना चाह रहा था। अब ऐसे में कहाँ साइड हार्मफुल पे अभी जरूरत ही नहीं है, मैंने तो एग्जाम्पल बना के बताया अभी ताकि समझ आ जाए। अब पढ़ो इसको, अब पढ़ो पहले इस पॉइंट को। हो बस अब देखो, मैंने बताया जो कैनाल की कैपेसिटी है, मतलब कैनाल का जो डिस्चार्ज है शुड बी सफिशिएंट टू फुलफिल द पीक मैक्सिमम ऑफ पीक डिमांड, मैक्सिमम डिमांड को जो फुलफिल करे ऑफ ऑल द क्रॉप दैट आर रिक्वायर्ड टू बी इरिगेटेड एट वन टाइम अमंग ऑल द सीजन। एक बारी में सबको सेटिस्फाई कर देगा वो एक टाइम में, समझ रहे हो। कोई मर्जी क्रॉप आ जाए, कोई मर्जी क्रॉप ग्रो कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा डिस्चार्ज जो सबको सेटिस्फाई कर देगा वो कैनाल कैपेसिटी। इसका मतलब जब कैनाल कैपेसिटी की जब कैलकुलेशन करोगे आपको क्या करना होगा, वहाँ पे 2 की डिस्चार्ज निकालोगे, उसमें जो मैक्सिमम होगा वो वैल्यू लगानी है। आई समझ में, पहला खत्म। चलो अब दूसरा आ जाओ। दूसरा बताओ, जो पीक रेट जहाँ भी बात आएगी, जब पीक रेट की बात आएगी वहाँ वो उसका बात होगी कोर पीरियड की और कोर डेप्थ की, मतलब कोर वाटरिंग बताया था आपको, कोर पीरियड, कोर डेप्थ, कोर पीरियड बताया था भी कुछ टाइम के लिए होती है और मैक्सिमम होती है, तो सारी याद है ना। नेक्स्ट बताया, जो पीक रेट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द क्रॉप इन ईच सीजन ऑफ ए ईयर इज कंप्यूटेड। पीक रेट के अंदर क्या है, सारी क्रॉप्स हम जो जितने भी कैलकुलेशन करेंगे पीक रेट लेके चलेंगे, पीक मतलब डिजाइन डिस्चार्ज मैक्सिमम के लिए। अच्छा अब कहानी ये पढ़ो, इन ऑर्डर टू फिक्स द डिजाइन कैपेसिटी ऑफ ऑल द लाइकली क्रॉप, क्रॉप की डिजाइन कैपेसिटी, क्रॉप की डिजाइन कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम मतलब अब यहाँ पे थी कैनाल की, ये किसकी है क्रॉप की। अब अपने को अगर क्रॉप की डिजाइन कैपेसिटी निकालनी है तब क्या करना पड़ेगा, दैट वुड बी सोन इन एन एरिया टू बी कंसिडर, किसी एरिया में जो कंसिडर की हुई हैं उन सबको प्लस कर देंगे। जब बात करेगा क्रॉप की कैपेसिटी की तब आपको क्या करना है, सभी क्रॉप का जो डिस्चार्ज है वो प्लस करके डेल्टा निकाल लेंगे। आई समझ आ गया आपको। वहां पे जब आप बात करेगा क्रॉप की डिजाइन कैपेसिटी की सबको प्लस कर देना, जब बात करेगा कैनाल की कैपेसिटी की तब क्या करोगे, जो मैक्सिमम आएगा वो ले लेना। बस इतनी सी बात है, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल कराने हैं, वहां जाके ये चीजें समझ ना आती, इसलिए एक पॉइंट लिखवा दिए। आगे समझ में, चलो ये सारी कहानी भी हो गई। एक नोट और लिख लो, खत्म करते हैं इसको। एक और लिख लो, चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट। अब मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो याद कराऊंगा, ये लिखवाया था मैंने आपको, ठीक है क्या। चलो लिखो 5वां पॉइंट, जनरली कैलकुलेशन आर डन फॉर monthly requirement. Generally calculation are done for the monthly requirement
and the result is increased by 20 to 25%, and the result is increased by 20 to 25% to account for the peak demand. To account for the peak. अब आपकी वैल्यू निकलेगी एवरेज, आपको कुछ नहीं करना, आपको मंथली रिक्वायरमेंट निकालनी है, उसके रिजल्ट को 20 से 25% बढ़ा देना, वो आपका पीक डिमांड आ जाएगी। ये उसके लिए है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट तो है नहीं, वहाँ पे हम मैक्सिमम डिमांड ले लेते, 1.8 से गुना कर देते थे, याद है आपको, पीक फैक्टर से गुना करते थे। अब यहाँ पे वो तो फैक्टर है नहीं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जो भी एवरेज निकलेगी उसको किससे गुना कर दोगे, 20 से 25% बढ़ा देना, वो आपकी पीक होगी बस। ये एजम्पशन लेके चलते हैं कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, समझ गए। अब ये मैं क्या करूँगा, सब सवाल कराऊंगा तो डायरेक्ट मान लूँगा, इसको 20 से 25% बढ़ा के डिज़ाइन कर दूंगा सीधा, ठीक है क्या। चलो क्वेश्चन लिखो, तुम रोक दो, पानी पूरी पी लेंगे आप। चलो क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट पेज पे कर दूं या यहीं लिख दूं, चलो यहीं लिख दूं। द GCA, अब मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, अपना लिख लेना। द GCA ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी इज 6000 हेक्टेयर, 6000 हेक्टेयर, 80% of which 80% of which is cultivable, 80% of which is cultivable. The intensity of irrigation for Rabi season is 50%, and that of Kharif season is 25%. If the average duty at the head of distributory is 2000 hectare per cubic, for Rabi, and 900 hectare per cubic for Kharif season. Find out the discharge required. At the head of distributory from average demand consideration. हो, करो क्वेश्चन, डोंट पढ़ो उसको, ऑब्जर्व करो क्या दे रखा है, करते हैं इसको।
समझ आ गया क्वेश्चन? हो गया? करें? पढ़ो पहले, समझो इसको। देखो इसको फील जब तक नहीं करोगे तब तक सवाल नहीं होंगे इसके। आपको क्या दे रखा है? द GCA ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी इज, GCA मतलब ग्रॉस कमांड एरिया। अब फील आ जाएगी सारे उसकी जितनी डेफिनेशन करी हमने। 80% ऑफ विच इज कल्चरेबल, मतलब 80% ही CCA है, बाकी 20% पे तो कोई फॉरेस्ट होंगे, कोई घर होंगे, रेजिडेंशियल एरिया होगा, ये सारी कहानी बता दी उसने। टोटल एरिया तो होता है ग्रॉस कमांड एरिया। GCA मतलब ग्रॉस कमांड एरिया, वो सारा एरिया आ जाता है। वो कल्टिवेबल भी है और नॉन कल्टिवेबल भी है। जैसे अपना ऐसे लगा लो, हिसार सिटी है, क्या पूरे हिसार सिटी में इरिगेशन कर सकते हो? जहाँ कर सकते हो वो नेट हो गया, जहाँ नहीं कर सकते वहाँ पे अपने हाउसेज बना दिए, फॉरेस्ट है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें जहाँ पे इरिगेशन नहीं कर सकते। GCA दे दिया 6000 हेक्टेयर, 80% ऑफ विच इज कल्चरेबल। द इंटेंसिटी ऑफ द इरिगेशन इज, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन लिखता जाऊँ फटाफट से। GCA इज 6000 हेक्टेयर, 80% ऑफ विच इज कल्चरेबल। CCA कितना हो जाएगा? 0.8 गुना में 6000, सोल्व करो। 8 6 48, 4800 हेक्टेयर आ जाएगा। चेक कर लेना, 4800 हेक्टेयर आ गया। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन IOI, याद करो पीछे क्या लिखवाया था। IOI फॉर द रबी सीजन, रबी सीजन के लिए कितनी है? 50%। IOI फॉर खारिफ सीजन कितनी है? 25%। मैंने आपको क्या बोला था? इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन से किसको गुना कर दूं? अब आ जाओ, एक और चीज़ दे रखी है। इफ़ द एवरेज ड्यूटी एवरेज दे रखी है किसकी? अरे वहाँ था भाई, यहाँ पे तो गिवन है, क्वेश्चन है वो तो मैंने माना था, वो फिक्स थोड़ी है, मान लिया था मैंने। ड्यूटी एवरेज, अब देख लो ये एग्जांपल लेने की ये भी दिक्कत होती है। ड्यूटी एवरेज ड्यूटी कितनी है? किसकी है ये? एवरेज ड्यूटी एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर इज 2000 हेक्टेयर पर क्यूमेक फॉर रबी के लिए कितनी है? फॉर रबी सीजन दिस इज 2000 हेक्टेयर पर क्यूमेक। ठीक है, ड्यूटी एवरेज फॉर खारिफ सीजन कितनी है? 900 हेक्टेयर पर क्यूमेक, ये वाली दे रखी है। निकालना क्या है? फाइंड द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड। क्यों निकालने, कैसे निकाल दूं? किसको किससे भाग कर दूं? डिस्चार्ज निकालना है किसका? कैनाल का, वाटर रिक्वायरमेंट। अब निकालो, डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे? निकालो, कितना निकालेंगे? हाँ, कितना एवरेज फ्लो चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। राबी के लिए अलग निकालो, खरीफ के लिए अलग निकालो। देखो, अब ये याद है आपको, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, कितनी इंटेंसिटी है इरिगेशन जहाँ पे की, वो एरिया बना के दिखाया था, उसकी परसेंट कितनी है? 50%। किसका? CCA का। CCA का 50% कौन सा रीजन है? जहाँ पे आपने खरीफ रीजन किया। 25% कितना है? किसका है? खरीफ सीजन का। तो अल्टीमेटली बताया था ना आपको, तो अल्टीमेटली कितना एरिया आ जाएगा? एरिया कैसे आएगा? इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ऑफ रबी इनटू में CCA बताया था, कितना था इसका? 50% गुना में CCA कितना है? 4800। अल्टीमेटली 0.50 गुना में कितना आ गया इसका एरिया? इसका एरिया आ गया 2400 हेक्टेयर आ गया। नेक्स्ट एरिया उसका निकालो, किसका? खारिफ का। खारिफ के लिए कितना है? इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ऑफ खारिफ क्रॉप इनटू में CCA कितना है ये? 0.25 गुना में 4800, कितनी आ गई? 1200 हेक्टेयर क्या आ गया? इसका एरिया आ गया। अब निकालना क्या है? अपने को निकालना है डिस्चार्ज कैसे निकालूं? जितना भी एरिया इरिगेट होगा, याद है क्या? अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको,
टू दी एरिया इरिगेट टू दी क्या आएगा, एवरेज ड्यूटी आएगा, बताया था एवरेज ड्यूटी, तो डिस्चार्ज आ जाएगा। उल्टा फॉर्मूला बताया हुआ आपको, याद आ गया? हाँ, ड्यूरिंग द बेस पीरियड टू दी डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज ऊपर आ गया, ड्यूटी नीचे आ गया, ड्यूटी नीचे आ गया, वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा दो। एरिया इरिगेट कितना किया इसमें, खारिफ सीजन में 2400 भाग में ड्यूटी कितनी है इसकी, एवरेज ड्यूटी दे रखी है, एवरेज ड्यूटी कितनी है, 2000 दे रखा है क्या, 2000 दे रखी है ना। सोल्व करो कितना आ रहा है ये, वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 1.2 क्यूमैक, क्यूमैक आ जाएगा। हेक्टेयर 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 पर क्यूमैक, ठीक है ना, सब याद आ गया क्या, दिस इज हेक्टेयर पर क्यूमैक। अरे क्वेश्चन तो उससे ही हो जाएगा, दिस इज हेक्टेयर, हेक्टेयर हेक्टेयर का क्या आ गया, क्यूमैक आ गया। नेक्स्ट निकालो, फॉर खारिफ सीजन दिस इज राबी, राबी के लिए क्या था ना ये, फॉर खारिफ, खारिफ के लिए कितना आएगा, कितना एरिया है 1200, ड्यूटी कितनी है, ड्यूटी कितनी दे रखी है 900, सोल्व करो कितना आ रहा है 1.333। अच्छा क्या डिस्चार्ज रख दूं जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे, अब वो लाइन पे आ जाओ 1.33, तो आंसर क्या आएगा 1.33। ऐसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, दीज आर द ऑब्जेक्टिव। आई समझ में, क्लियर हो गया अब सारी कहानी समझ आ गई ना। चलो तो आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन इज 1.33 क्यूमैक, लिख लो फटाफट से। चलो हो गया। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखो फटाफट से, खत्म करते हैं इसको। द कल्चरेबल कमांड एरिया the culturable command area of water course is water course is 1200 hectare. IOI
ऑफ शुगर केन एंड वीट, शुगर केन wheat is, IOI of sugar cane and wheat is 20% and 40% respectively. The duty for the crop of crop at the head of water, crop at the head of water course are 730 hectare per cubic and 1800 hectare per cubic respectively. Find the discharge required at the head of water course. Determine the design of outlet. Design of outlet considering time factor 0.8 करो. सेम क्वेश्चन है, इस पे कॉन्सेप्ट लग जाएगा. पहले वाला पार्ट याद है ना आपको, पहले वाला पार्ट कहा था मैंने कि प्लस कर देंगे. अब देखो कहानी अल्टीमेटली क्या बोल रहा है ये, कहता है आपको सीसीए दे रखा है और वाटर कोर्सेज कितना है, सीसीए कितना है, सीसीए के लिए बोलो 1200 हेक्टेयर. आईओआई दिया हुआ है शुगर केन का कितना है, दिस इज 20% इंटेंसिटी, समझ गए ना बात. उसने 40% किसका है, वीट का कितना, मतलब 40% वो कर रखा है, शुगर केन कितना 20% वो शुगर केन है. द ड्यूटी फॉर द क्रॉप ऑफ द हेड एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स, मतलब हेड ऑफ वाटर कोर्स मतलब वाटर कोर्स पे जो ड्यूटी दे रखी है आपको, ड्यूटी कितनी है दोनों की, आगे यही लिख दूं क्या ड्यूटी. अब ड्यूटी दे रखी है, एवरेज ही है ये, कितनी दे रखी है 730 हेक्टेयर पर क्यूमेक. इसकी ड्यूटी कितनी है 1800 हेक्टेयर पर क्यूमेक. निकालना क्या है, डिस्चार्ज निकालना है. डिस्चार्ज कैसे निकलता है, अभी तो फॉर्मूला होता है, किससे डिवाइड कर दूं बोलो. पहले तो सीसी है, इंटेंसिटी निकाल लोगे, इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी 20%. अब मैं डायरेक्ट ही निकाल दूं, डायरेक्ट बता दूं क्या, डायरेक्ट में डिस्चार्ज का फॉर्मूले में. अब ये बताओ मुझे, पहले तो एरिया निकाल लोगे, एरिया कितना होगा एक्चुअल एरिया इसका, अरे कितना एरिया इरिगेट होगा 0.2 गुना में 1200. कोई दिक्कत, अभी रुक जाओ, डिस्चार्ज डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, आप समझ जाओगे. ये एरिया निकल गया, एरिया को किससे भाग कर दूं, हेक्टेयर में आ गया, ये हेक्टेयर पर क्यूमेक ड्यूटी से भाग कर दूं 730. सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, खत्म डिस्चार्ज. कुछ हाँ यहाँ भी. अब आप अपने तरीके से कर देना, ठीक है क्या. 0.40 गुना में कितना है 1200 भाग में कितना है 1800. वैल्यू निकालो कितनी आ गई दोनों की. 0. क्यूमेक. हाँ और वो बताओ 0.266
अरे फर्स्ट वाला नहीं आएगा भाई, यही तो बोल रहा था, वो वाटर की नहीं है, कैनाल की थोड़ी है वो, तभी तो पहला पॉइंट लिखवाया था। इसने पूरी कंप्लीट वाटर कोर्स की डिस्चार्ज पूछी हुई है, मतलब क्रॉप की टोटल कितनी कैपेसिटी उसको देनी पड़ेगी क्रॉप के लिए, तो वहाँ पे था वो कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी कैनाल से, यहाँ पे क्रॉप को टोटल डिस्चार्ज कितना देना पड़ेगा, इसके लिए कितना, इसके लिए कितना, दोनों को प्लस कर देंगे तब आंसर आ जाएगा। ये फर्क था दोनों के आंसर। हाँ, कितना फ्लो चाहिए इन दोनों में, जो मैक्सिमम जो सेटिस्फाई करेगा वो आ जाएगा। अब क्रॉप ने कितना डिस्चार्ज दोनों ने लिया पूरे कंप्लीट वाटर कोर्स ने, मतलब टोटल डिस्चार्ज, वाटर कोर्स मतलब टोटल डिस्चार्ज। यहाँ पे जो वाटर कोर्स का मतलब है फाइंड द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स, हेड ऑफ द वाटर कोर्स मतलब टोटल कितना डिस्चार्ज लेंगे दोनों क्रॉप, तो क्या कर दो, दोनों प्लस कर दो। ये पहले वाला पॉइंट आ गया, समझ गए। अरे ये क्या कर दिया, चलो उसको लगा लेना यार। टोटल 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 डिस्चार्ज कितना आ जाएगा, बोलो 0.32 प्लस, अब ये गलती ना हो तभी दोनों क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, हैं 586 क्यों मैं आ गया। चलो ये कहानी आ गई। एक क्वेश्चन और दे रखा है, एक क्वेश्चन और दे रखा है, डिटरमाइन द डिजाइन ऑफ आउटलेट कंसीडरिंग द टीवी। अब टीवी क्या होती है, डिजाइन डिस्चार्ज निकालना है अपने को। टीवी किसके इक्वल था, मीन डिस्चार्ज टू दी डिजाइन डिस्चार्ज, निकाल लो जो निकालना है। डिजाइन डिस्चार्ज ऊपर आ जाएगा, मीन डिस्चार्ज कितना है 0.586 भाग में 0.8, क्या, तो वो भी तो वही है, वो सेम नहीं है, वो अलग अलग क्वांटिटी के फॉर्म में है, बस अलग अलग है, बस और कुछ भी नहीं है। टीवी में मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था क्या आपको, अरे निकलते ऐसे ही हैं दोनों को, दोनों सेम तरीके से निकलते हैं, ठीक है। ये सीवी कर लो इसको यार, लो ये लो, ठीक है। सेम नहीं है, अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग हैं, वहाँ पे लगता है कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम तक मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए कितना टाइम, मतलब कैनाल को फुल सप्लाई लेवल पे रन करा दूं तो कितना टाइम उसने उसको दिया। सीवी का मतलब है जितना उसने एवरेज डिस्चार्ज था, तो सीवी लिख लो यार, इसको चक्कर खत्म करो। तो सर वो हो गया कितने टाइम तक, वो भी फैक्टर ही है, वो भी फैक्टर ही है, लो ठीक है, सीवी कर लो। तो सर वो हो गया कितना टाइम तक हमने पानी सप्लाई किया फुल सप्लाई लेवल पे। जैसे मैंने कहा था क्रॉप पीरियड है आपका 150 दिन, 150 दिन को मैंने मान लिया 80% क्या रहा है, फुल सप्लाई लेवल पे रहा है। जैसे फुल सप्लाई पे भेज नहीं सकते, 150 को गुना करते 0.8 से, कितना आ गया 120 दिन ही रहा, ये होता है टाइम फैक्टर। हाँ, अब डिस्चार्ज की फॉर्म में सीवी बोल देते हैं। जितना मीन डिस्चार्ज था, जितना मीन एवरेज डिस्चार्ज आ रहा है और जितना मैक्सिमम हो सकता था फुल सप्लाई लेवल करने पे, ये टोटल, ये डिजाइन डिस्चार्ज मतलब मैक्सिमम डिस्चार्ज आ सकता है, डिजाइन डिस्चार्ज। अब मैक्सिमम कितना हो जाएगा, देख लो डिस्चार्ज कितना आएगा, डिवाइड करो इसको, ज़्यादा ही आ रहा होगा इससे, 0.586 डिवाइड बाय में 0.7325। अब ये है मैक्सिमम डिस्चार्ज, ये है मैक्सिमम डिस्चार्ज, ठीक है। ये है डिजाइन डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब जिसके लिए डिजाइन करते हैं हम, पीक के लिए डिजाइन करते हैं हमेशा, पीक के लिए डिजाइन करते हैं। चलो इसको सीवी कर लो यार, और क्या समझाना ही तो है, ठीक है। चलो बहुत है इतना, रोक दो इसको, पढ़ लेना घर जाके हल्के